आप लोगों का स्वागत है इस नए सेशन में। हम लोग टेस्ट सीरीज के छठे सेट को डिस्कस करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे जीके जीएस से। निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और लोकसभा अध्यक्ष में से कौन राष्ट्रपति के संतुष्टि? तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल हो जाएगा। राष्ट्रपति ही इनका नियुक्ति करता है। किसी भी राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि, राज्यपाल को क्या बोला जाता है? केंद्र का प्रतिनिधि। केंद्र का प्रतिनिधि, ठीक है। तो आंसर हमारा बी होगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? 2024 में जो ब्रिक्स गेम्स हुआ है ये कहां पे हुआ है? तो कजान शहर है रसिया में, कजान रूस में। उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? मतलब तीनों पदक, स्वर्ण, रजत और कांस्य, ये तीनों पदक मिला के कितने जीते हैं? तो स्वर्ण जीता है 3, रजत जीता है 6 और कांस्य जीता है 20। तीनों को एड ऑन करने के बाद 29 होता है। हमारा आंसर ए हो जाएगा 29, ठीक है। कजान शहर में हुआ है, रसिया के कजान में हुआ है, ठीक है। चलिए, स्वर्ण 3, रजत 6 और कांस्य 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के लिए समुद्री रास्ता का खोज किसने किया है? भारत के लिए समुद्री रास्ता का खोज किसने किया है? वास्को डी गामा, मैगलान, डीएच और क्रिस्टोफर कोलंबस। ये तो यूएस का किया है, हमारा किया है भारत का। वास्को डी गामा ने कब किया है? तो 1498। भारत ये कब पहुंचे थे? तो 17 मई 1498 को। कहां पे पहुंचे? अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कहां पे पहुंचे थे, तो कालीकट। कालीकट में जो यहां पे इनका स्वागत किसने किया था? तो वहां के राजा जमोरिन थे, जमोरिन, हिंदू राजा, ठीक है। अब यहां पे आपसे अगर कभी पूछे कि किस रास्ते होकर आए थे, तो वो होगा केप ऑफ गुड होप, ठीक है, जिसका खोज बार्थोलोम्यो डियाज ने किया था। बार्थोलोम्यो डियाज ने किया था, ठीक है। और केप ऑफ गुड होप को ही बोला जाता है उत्मासा अंतरीप, उत्मासा अंतरीप, ठीक है। और यहां पे याद रखिएगा इनका सहायता किसने किया था? तो एक अब्दुल मजीद नाम का यात्री था, अब्दुल मजीद। इसी इंसान ने वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में मदद की थी। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गया। कब पहुंचा? तो 1498 में, 17 मई 1498 को। कहां पहुंचा? तो कालीकट में। किसने स्वागत किया? तो जमोरिन, हिंदू राजा था। कौन से रास्ते होके आया? तो केप ऑफ गुड होप होके आया। इसका किसने खोज किया? केप ऑफ गुड होप का तो बार्थोलोम्यो डियाज ने, जिसे उत्मासा अंतरीप भी बोला जाता है। तो आंसर हमारा ए होगा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, पुर्तगाली। यहां पे क्यों आया होगा? तो व्यापार करने के लिए, व्यापार, मसाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मृदा अपरदन के कारण ऊपरी मृदा सतह के नष्ट होने का मुख्य कारण है। मृदा अपरदन, मिट्टी समझ लीजिए, मिट्टी का अपरदन का मुख्य कारण क्या होगा ऊपरी मृदा सतह से? पश्चिमी हवाएं, तापीय व्युत्क्रमण और वनों का कटाव और पशुओं को चराना। आंसर हमारा सी होगा, वनों का कटाव। जैसे जैसे हम वन का कटाव करेंगे उस एरिया में क्या हो जाएगा? मिट्टी का अपरदन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, वनों का कटाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक गठित सत्ता के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रयोग किया जाता है। गठित सत्ता, मान के चलिए अभी भारत में सत्ता है केंद्र में,
नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ अगर, या बिहार में ही नीतीश कुमार हैं, उनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कोई कर दे तो क्या किया जाता है? तो उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद और तख्ता पलट। तो आंसर हमारा उग्रवाद होगा। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो कांग्रेस में दो तरह के हुए हैं ना, एक नरमपंथी, एक उग्रवादी। दोनों थे तो कार्यकर्ता ही, क्रांतिकारी ही एक तरह से, मगर उग्रवादी क्यों बोला जाता था? कि ये लोग ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे, सशस्त्र विद्रोह करते थे, ठीक है, इसीलिए। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, उग्रवाद। उग्रवादी भी कहा गया है भगत सिंह को या चंद्रशेखर आजाद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है? जलगांव महाराष्ट्र, कोझिकोड केरल, सीकर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश। आंसर हमारा कोझिकोड केरल है, ठीक है। इसको 23 जून को घोषित किया गया है। अब ठीक है, 23 जून को घोषित किया गया है कोझिकोड केरला को, ठीक है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी हाल फिलहाल में जो नए संसद स्टार्ट हुआ है उसमें राज्यसभा में सदन का नेता, लोकसभा में तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, सदन के नेता। दो सदन होता है, राज्यसभा में जेपी नड्डा हैं, जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं भारत सरकार के, स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। हिमाचल से आते हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, राज्यसभा में नेता हैं बीजेपी के या सदन के, ठीक है। और ये बीजेपी के अभी नेशनल प्रेसिडेंट है, नेशनल। और सदन के नेता क्यों हैं? क्योंकि इन्हीं के पार्टी का सत्ता है बीजेपी की। अगर कभी पूछे कितने लोकसभा सदस्य हैं बीजेपी के, तो 240 लोकसभा सदस्य हैं, एमपी हैं, ठीक है। चलिए, जेपी नड्डा। इनसे पहले पीयूष गोयल जी थे, जो अभी कॉमर्स मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर। अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। चलिए, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, ये जगत प्रकाश नड्डा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और हमीलुद्दीन नागौरी। आंसर हमारा सी है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। दरगाह पे जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट कंचनजंगा क्या है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। तो आंसर हमारा डी होगा, माउंट कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी हाइट कितनी है? 8586 मीटर। अगर यहीं पे पूछ दे विश्व का सबसे ऊंचा, तो माउंट एवरेस्ट कितना? 8848 मीटर। ये कहां पे होगा? तो नेपाल और चाइना भी इसे कहता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन आएगा? दूसरे पे माउंट गॉडविन ऑस्टेन, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? K2 भी बोलते हैं, K2। और इसका हाइट कितना है? इसका हाइट है 8611 मीटर और ये लद्दाख में है, मतलब भारत में है। इससे आंसर हमको अगर कभी पूछे भारत में सबसे ऊंचा
पर्वत कौन है, तो K2। कितना हाइट है, 8611 मीटर। और ये तीसरा जो है 8586 मीटर, ये सिक्किम और सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत और नेपाल यहां पे फैला हुआ है, हिमालयन रेंज का है। ठीक है, तो आंसर हमारा डी होगा, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय मतलब भू के केंद्र और सूर्य के केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को, अग्रणी दूरबीन मॉडल को, प्राचीन ग्रीस के धर्म को, रोमन दर्शन शास्त्र में विचार। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। ठीक है, तो आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंदिर कहां पर स्थित है। सौर मंदिर कहां पे स्थित है, महाबलीपुरम, तिरुवनंतपुरम, द्वारका, विशाखापत्तनम। आंसर हमारा ए है महाबलीपुरम। ये कहां पे है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में है। ये स्टार्ट किसने किया था, तो पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, ने शुरू किया था बनाना। और इसे 1984 ईस्वी में विश्व धरोहर, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, तो महाबलीपुरम कहां पे है, तमिलनाडु में। पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन दो ने शुरू किया था और 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करें और नीचे दी गई सूची में नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 राज्य और प्रतीक, प्रतीक और राज्य के बारे में हमसे पूछ रहा है। चेर वंश के बारे में, तो चेर का जो प्रतीक था धनुष और बाण था। चलिए ये सही हुआ। चोला, चोला का चीता या बाघ, बाघ भी कहीं कहीं पे मिलेगा लिखा हुआ, चीता या बाघ। ठीक है, चलिए पांड्य, मछली, एकदम सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा A1 B2 C3, ए आंसर हो जाएगा। सिंबल पूछ रहा है संगम काल के राज्यों के। ठीक है, चलिए तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करने की घोषणा कब की थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कब लाया था, तो 1857 के विद्रोह के बाद। ठीक है, जब विद्रोह खत्म हुआ उसके बाद 1858 का अधिनियम आया था, अधिनियम, और उसी में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन, अगर कभी भी पूछे कि कौन से अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को अंतर्गत दिया गया था भारत के प्रशासन को, तो 1858 के अधिनियम में। और इसी अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वाइसराय बना, भारत का वाइसराय। ठीक है, और पहले वाइसराय कौन होंगे, तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, और इसी से हो जाएगा लास्ट गवर्नर जनरल। तो यहां पे 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा। कौन से अधिनियम द्वारा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत गया था 1858 के अधिनियम के द्वारा। भारत का गवर्नर जनरल
भारत का वाइसराय कौन से, तो 1858 का। और फर्स्ट जो वाइसराय होगा वो लॉर्ड कैनिंग होगा, और लास्ट जो गवर्नर जनरल होगा वो भी लॉर्ड कैनिंग होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में बैठक हुआ था, वहीं पे साम्राज्ञी का पत्र पढ़ के लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था सबको। तो आंसर 1 नवंबर 1858। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिव सुंदरम प्रपात किस नदी के मुहाने पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। आंसर हमारा होगा कावेरी नदी के किनारे। और इसके बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, यहां पे एक जल विद्युत गृह है, ठीक है, जल विद्युत गृह है जो एशिया का प्रथम है, जो एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है। और ये कब बना है? तो 1902 में। तो 2 क्वेश्चन बन गया। विद्युत गृह, जल विद्युत गृह सबसे पहले कौन सा है? तो 1902 में, जहां शिव सुंदरम प्रपात पे। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन से नदी? तो कावेरी नदी। जल विद्युत गृह जो एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह भी है। ठीक है, 1902 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश द्वारा घिरा हुआ है? 3 ओर से। मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। आंसर हमारा त्रिपुरा होगा। और त्रिपुरा का राजधानी कहां है? अगरतला। ठीक है, इनके सीएम का नाम क्या है? मानिक साहा। इससे पहले थे विप्लव देव। ठीक है, विप्लव देव। और यहां पे बहुत 20 से 22 वर्षों तक लेफ्ट का शासन रहा था। ठीक है, तो आंसर हमारा त्रिपुरा। यहां पे एक मंदिर है त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विमूल्यन के बराबर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद निजी आय, निजी आय, निजी कर। देखिए यहां पे होगा विमूल्यन पूछ रहा है ना हमसे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीएनपी माइनस एनपी। ठीक है, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में होता क्या है, जितना उत्पादन हुआ पूरे देश में वो, ठीक है, उत्पादन। और नेट मतलब जितना नेट है एकदम शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट, उस दोनों को जब माइनस कर दोगे तब निकलेगा विमूल्यन। तो आंसर हमारा ए होगा, जीएनपी माइनस एनएनपी इक्वल टू विमूल्यन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा। दूसरी योजना, चौथी योजना। दूसरी योजना में क्या दिया गया था? चौथी योजना में, इसी योजना में ना बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, प्लस हरित क्रांति शुरू हुआ था, हरित क्रांति। छठी में क्या हुआ था? उदारवादी योजना, एक तरह से समझिए बाजार को खोलने का शुरुआत। ठीक है, दूसरी और पांचवी में गरीबी उन्मूलन आया था। तो आंसर हमारा गरीबी उन्मूलन पांचवी में, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1956 से 61 था। ठीक है, 64
1964 से 69, ठीक है ना। पांचवी 1900, एक मिनट, चौथी जो होगी, पांचवी देखिए 56 से 61 दूसरी होगी, चौथी गरीबी उन्मूलन याद रखिएगा पांचवी में है, छठी होगी 1979 से 84, ठीक है। उदारवादी योजना शुरू हुआ था, आंसर हमारा पांचवी योजना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? संघीय शासन प्रणाली के बारे में पूछ रहा है हमसे, ठीक है। वो किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। एक तो पहले इसको याद रखिएगा, ये इसे मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, इसे मॉर्ले मिंटो, ठीक है। और ये आंसर हमारा होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी के द्वारा संघीय शासन एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी हमारा है उसका बैकग्राउंड यहीं से बनना स्टार्ट हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? यह उसका मौलिक अधिकार है। आंसर यह उसका मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई भी इलेक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका जो भी होगा वो विवाद का समझौता सुप्रीम कोर्ट में ही होता है, या वोटिंग का हो या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। शून्य उत्सर्जन वाहन, जीरो एमिशन व्हीकल का मतलब क्या है? वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता। अभी हम लोग बहुत ज्यादा मार्केट में देख रहे होंगे ईवी, जिसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल बोलते हैं। बहुत नाम आ गया है, ओला, अथर, या टाटा भी अब ले आई है, सभी ला रहे हैं अब, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि कार्बन मतलब एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के लिए ना। तो आंसर हमारा वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछले पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। आंसर हमारा ए होगा। बैटरी से जब चालित है तो पीछे में साइलेंसर से कोई भी उत्सर्जन नहीं करेगा, पॉल्यूशन उत्सर्जन नहीं होगा। और ऑप्शन देखिए, वह जो पिछली पाइप से केवल जलवाष्प का उत्सर्जित नहीं, वह जो पिछली पाइप से केवल हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित नहीं, वह जो पिछली पाइप से केवल संकुचित कंप्रेस्ड हवा उत्सर्जित करता नहीं। ए आंसर होगा कोई भी पॉल्यूशन पिछले पाइप मतलब साइलेंसर से उत्सर्जित नहीं करता है। ईवी वही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? बीपीएससी के नए अध्यक्ष के बारे में हमसे पूछ रहा है कि कौन नया अध्यक्ष बना है, ठीक है। तो वो है परमार रवि मनुमाई। इससे पहले अतुल प्रसाद थे, तो आंसर हमारा ए होगा, इससे पहले अतुल प्रसाद थे, ठीक है। इनसे पहले परमार रवि मनुमाई से पहले अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? बहुत ज्यादा सुने होंगे स्टैंड अप, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप तो समझते ही हैं, ठीक है। स्टार्टअप बहुत ज्यादा आजकल अपने देश में स्टार्टअप का कल्चर हो गया है, ठीक है। बहुत कोचिंग भी उसी के थ्रू आई है, या कोई भी कंपनी, बहुत ज्यादा कंपनी आ रही है।
उसी के साथ एक और आया था स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? भारत में सभी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। देखिए ये आंसर हमारा होगा, बी आंसर होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के और महिला उद्यमियों के बीच में उद्यमशीलता को, मतलब एक तरह से बिजनेस करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना लाया गया था, स्टैंड अप योजना। तो आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडु, विशु और विशुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? भगवान गणेश का जन्म, रावण की हत्या तो दशहरा में हम लोग मनाते हैं। चंद्र ग्रहण, भगवान गणेश का जन्म नहीं, चंद्र ग्रहण, नए साल की शुरुआत, डी आंसर होगा। ये गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में होता है ना, ये नए साल का शुरुआत होता है, तो आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इसका कल्चर है, ये नए साल की शुरुआत गुड़ी पड़वा मना के करते हैं। चलिए, डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? पक्षी वैज्ञानिक, शल्य चिकित्सक, वकील, कंप्यूटर वैज्ञानिक। आंसर हमारा ए है, पक्षी विज्ञानी थे। कहां के थे अगर कभी पूछे तो महाराष्ट्र के। ठीक है, इन्हें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा, ये पक्षी को गिनने या सांख्यिकी करने यही शुरुआत किए थे, पक्षी के जनसंख्या गिनने की शुरुआत व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित रूप से कहां से हैं? महाराष्ट्र से हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। पक्षी की जनगणना गिनने, जनसंख्या गिनने की शुरुआत व्यवस्थित रूप से सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल ने किया था। ये पक्षी विज्ञानी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्रिकेट के खेल में जब बॉल बल्लेबाज तक पहुंचते हुए एक से अधिक बार टप्पा खा लेती है तो वह क्या कहलाती है? देखिए ये तो अधिकतर लोगों को पता होगा, ठीक है, कि जब क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, एक बार में अगर नहीं आता है, 2 से 3 बार या उससे ज्यादा हो जाता है, टप्पा आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? डेड बॉल बोल देते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, डेड बॉल। ठीक है, यॉर्कर पता है ना, जसप्रीत बुमराह मारता है। चलिए, ग्रीष्म संक्रांति 20वीं या 21वीं पर पड़ती है। इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। दिन वर्ष की सभी दिनों में सबसे लंबा होता है, रात वर्ष की सभी रातों में सबसे लंबी होती है। तापमान आमतौर पर साल में सबसे ज्यादा होता है। दिन वर्ष की सभी दिनों में सबसे लंबा होता है। इसका आंसर पता है? ग्रीष्म संक्रांति 20वीं या 21वीं पर पड़ती है। इस दिन क्या होता है? '85 का चलिए आंसर हो जाएगा, दिन वर्ष की सभी दिनों में सबसे लंबा होता है। ठीक है, और यही हो जाएगा 21 दिसंबर। तो वो क्या हो जाएगा? रात लंबी हो जाएगी ना, और 22 दिसंबर को दिन छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलनात्मक लाभ और पूर्ण लाभ शब्द निम्न में से संबंधित है। तुलनात्मक लाभ और पूर्ण लाभ
शब्द निम्न से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ई वाणिज्य, वाणिज्यिक वाहनों से होने वाले आदान प्रदान, एक देश के भीतर वस्तुओं के आदान प्रदान। देखिए ये होगा लाभ, पूछ रहा है ना पूर्ण लाभ, क्या पूछ रहा है, तुलनात्मक लाभ और पूर्ण लाभ। शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, एक देश के भीतर वस्तुओं के आदान प्रदान, ठीक है, उसी से तो हमें लाभ का पता चलेगा ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक देश के भीतर वस्तुओं के आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्यापारिक शर्तें मापती हैं निर्यात मूल्यों से आयात मूल्यों का अनुपात, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का स्तर, प्रभावी विनिमय दर, सांकेतिक विनिमय दर। क्या पूछ रहा है, व्यापारिक शर्तें मापती हैं निर्यात मूल्यों से आयात मूल्यों का अनुपात। निर्यात, जो चीज हम यहां से मान के चलिए, ये पेन, कोई भी पेन या मोबाइल यहां से भेज रहे हैं और वहां से कुछ भी मंगवा रहे हैं, उस दोनों को जब हम लोग क्या करेंगे, एक जगह रखेंगे और तब पता चलेगा कि हमारा व्यापार क्या है, घाटे का है कि फायदे का है। जैसे कभी भी याद रखिए, चाइना से जो हमारा व्यापार है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हम कम यहां से निर्यात कर रहे हैं और चाइना बहुत ज्यादा यहां निर्यात कर रही है और हम क्या कर रहे हैं, यहां से बहुत कम निर्यात कर रहे हैं। मतलब आयात बहुत कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, निर्यात मूल्यों से आयात मूल्यों का अनुपात। ऐसे ही समझ लीजिए, जब चाइना से हम आयात बहुत करते हैं और निर्यात कम करते हैं, ठीक है, तो हमारा व्यापार क्या हो जाएगा, हमेशा लॉस में चलेगा ना, एक तरह से बिजनेस जो है, ठीक है। ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था, साइमन कमीशन कब आया था, 1927 बना था और 1928 में स्टार्ट हुआ था। ये 8 साल में ही आ गया था, 2 साल पहले ही ये आना था इसको, कब, 1929 में, ठीक है, 2 साल पहले ही इसे बना दिया गया था 1927 में ही, क्योंकि वहां के जो कंजर्वेटिव पार्टी थे उसे क्या लगा कि हम हार सकते हैं इस चुनाव में, अगले चुनाव में हम लोग हार जाएंगे और ये जो लेबर पार्टी आ जाएगी वो भारत के समर्थन में बना देगी क्या नियम, इसलिए पहले ही इस कमीशन का गठन करके हम भारत भेज देते हैं। और ये क्यों आई थी, तो यहां पे द्विशासन की क्रियाकलाप, डायरकी सिस्टम देखने के लिए कि कैसा चल रहा है भारत में। और डायरकी सिस्टम कब आया था, तो 1919 के अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से भी इसे जाना जाता है। मॉन्टेग्यू कौन होंगे, भारत के राज्य सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन होंगे, भारत का वाइसराय। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह का नाम है बुध, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। आंसर हमारा होगा बी, यूरेनस। एक और नाम याद रखिएगा इसमें, अगर कभी भी और पूछे तो वो है शुक्र। शुक्र भी है पश्चिम से, 7 और जो ग्रह होंगे वो क्या है, पश्चिम से पूरब की जाएंगे। ये दोनों पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं, यूरेनस और शुक्र। आंसर हमारा यहां पे बी होगा, मगर शुक्र को का भी नाम याद रखिएगा। और 7 पश्चिम से पूरब, ये घड़ी के उल्टे, पूरब से पश्चिम, तो आंसर हमारा यूरेनस, साथ में शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है अनुमानित, पूछ रहा है 2.8%, 2.4%, 2.0%, 3 आंसर हमारा 2.4% है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रणजी ट्रॉफी किस खेल के साथ संबंधित है,
रणजी ट्रॉफी किस खेल के साथ संबंधित है? बहुत ही हाईलाइटेड है ये रणजी ट्रॉफी। अपने बिहार के एक खिलाड़ी का नाम इसमें आया था जो वो नहीं खेला। नाम तो जानते होंगे, ईशान किशन। उसे बोला गया था रणजी खेलने के लिए, वो नहीं खेला। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे वो किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है रणजी खेल, रणजी ट्रॉफी। ठीक है, आंसर देखिए क्या है। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है सभी वयस्क जिन्होंने 21 साल की आयु प्राप्त कर ली हो उनको चुनावों की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। विधानसभा का सदस्य होने के लिए उस सदस्य को कम से कम 25 साल का होना चाहिए। देखिए पहले ही समझ जाइए, वयस्क मताधिकार का अर्थ हमसे पूछ रहा है, ये क्या कह रहा है? सभी वयस्क जिन्होंने 21 साल की आयु प्राप्त कर ली हो उनको चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। चलिए ठीक है, विधानसभा का सदस्य होने के लिए उस सदस्य को कम से कम 25 साल का होना चाहिए। मताधिकार का प्रयोग, एक लड़की 18 की होने तक और लड़का 21 होने तक शादी नहीं कर सकते। चलिए, भारत का कोई भी नागरिक जो 18 साल की उम्र या उससे अधिक का हो बिना मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म की रुकावट के मतदान कर सकते हैं। वयस्क मताधिकार का यह मतलब होता है। क्या कभी हमसे पूछा गया है वोट डालते वक्त कि कौन से जाति का हो या मूल वंश के हो, धर्म के हो, लिंग के हो? ठीक है, नहीं पूछा जाता है, तो डी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। गलत होगा, हरियाणा व पंजाब, ये सही है। और हरियाणा और पंजाब का राजधानी भी सेम है, चंडीगढ़। और ये केंद्र शासित प्रदेश भी है, दो राज्यों का राजधानी प्लस केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेसबॉल में प्रत्येक ओर से कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में प्रत्येक ओर से कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 7, 9, 11। आंसर हमारा सी, 9। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। आमिर सुबहानी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव? आमिर सुबहानी, इन्होंने क्या लिया? ले लिया, वीआरएस ले लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया। उसके बाद कौन बने हैं बिहार के मुख्य सचिव? तो ब्रजेश मेहरोत्रा, ए आंसर। ठीक है, यहां पे जीके खत्म होती है और अब हम लोग देखेंगे जीएस के पार्ट को। चलिए चलिए साइंस शुरू करते। क्या है? ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? कागज की खुरदरी प्रकृति, परासरण, कैपिलरी प्रक्रिया और सोखना। आंसर हमारा सी है, कैपिलरी प्रक्रिया। स्याही को सोख लेता है ब्लॉटिंग पेपर कैपिलरी प्रक्रिया के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। C6H6 क्या है? C6H6 बेंजीन है। क्या है ऑप्शन? यस, बेंजीन है। सी, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? इसमें एल्केन भी आ जाएगा, एल्काइन भी आ जाएगा, मेथेन आ जाएगा, CH4 आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये दो बन जाएंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, ये घुलनशील होते हैं पानी में, घुलनशील पानी में। ठीक है, चलिए बेंजीन तो ये हो गया। टोल्यून C7H8, C7H8। टोल्यून का क्या है? C7H8
C6H6 के बारे में हमसे पूछ रहा है, वो बेंजीन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड घुलनशील होता है HCl। हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल एल्केन, एल्काइन, मेथेन, ये सब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? आलू, टमाटर, कद्दू, प्याज। आंसर हमारा आलू है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपने प्रभावशीलता के बढ़ते क्रम के अनुसार ग्रीन हाउस में पहले तो जानिए जो कौन कौन गैस होता है। तो कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अब इसमें देख लीजिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही इसके बढ़ते क्रम में आंसर है। सबसे प्रभावशाली कौन होगा? देखिए CO2, CH4, N2O, CFC, आंसर हमारा ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक घातक प्रकृति का है? सोडियम, एल्युमिनियम, लिथियम, बोरोन। सबसे ज्यादा घातक प्रवृत्ति का कौन होगा? सोडियम। सोडियम ना, इसे आप खुले में नहीं रख सकते हैं, ये पानी पे भी तैरता है, ये इतना हल्का होता है। तो आंसर हमारा ए होगा। और कभी पूछे इस चारों में से तो बोरोन होगा। ठीक है, चलिए वैसे फ्लोरीन का भी नाम आता है। आंसर, इसका आंसर समझ गए ना, सोडियम होगा। सबसे ज्यादा घातक जो पूछ रहा प्रकृति का, तो वो सोडियम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होते हैं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव के कारण, ओजोन छिद्र, प्रकाश रासायनिक धुंध, सूर्य की पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी पर गिरने पर। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, ये अभी सबसे ज्यादा विश्व में सबसे चर्चित जो कोई अगर मुद्दा है वो ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है और उससे बचने का उपाय बोला जा रहा है। इसीलिए देखते होंगे कभी भी क्या बोला जा रहा है कि ईवी का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, कम हो। तो आंसर हमारा वातावरण में CO2 के जमाव के कारण कार्बन डाइऑक्साइड कम होने के लिए ही उपाय किया जा रहा है। तो आंसर हमारा ए। अभी सबसे बड़ा कंसर्न पूरे विश्व का यही है कि किस तरह से वातावरण को बचाया जाए। ठीक है, नहीं बाबू डी नहीं होगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है और जलवायु परिवर्तन CO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? कपाल, मेरुदंड, कंधा और पसली। अक्षीय, एक्सियल बोन, बीच में शरीर के बीचों बीच जो बोन है, मतलब एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, कपाल तो होगा, मेरुदंड पीठ की हड्डी, पसली ये भी होगी, कंधा होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, कंधा। ठीक है, ये सब क्या होगा, अक्षीय हड्डी हो जाएगा। अक्षीय, एक्सियल में कौन हो जाएगा, कपाल, मेरुदंड और पसली। तो आंसर हमारा, ठीक है, कपाल, पसली, मेरुदंड। आंसर हमारा सी, कंधा नहीं होगा। ठीक है, एक्सियल। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? मानव शरीर के जो है ना परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। हाइड्रोजन, H2O, पानी, शरीर में होता है जल, तो जल जब ही होगा तो हाइड्रोजन होगा ही, 2 हाइड्रोजन। फास्फोरस, ये हड्डी और न्यूरॉन में होता है। ठीक है,
हड्डी और न्यूरॉन में होता है, और इसका काम, इसका डीएनए प्लस एटीपी के संरचना बनाने में भी काम आता है, एटीपी संरचना। तो इसमें भी होता है कार्बन, कार्बन तो होगा ही ना, ठीक है, कार्बन तो हर चीज में होता है। तो ऐसे समझ लीजिए वसा, प्रोटीन, जो भी हम खाते हैं उसमें कार्बन होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर हमारा लेड होगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण है वायुमंडल द्वारा प्रकाश को छितराना, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का विवर्तन। आंसर हमारा सी, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण हमें तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, तो सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या जब वस्तु को डैश पे रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। फोकस बिंदु, फोकस दूरी से दुगुनी दूरी, फोकस दूरी से दोगुनी से अधिक दूरी, फोकस बिंदु से पहले। देखिए जब वस्तु को फोकस बिंदु पे जब रखिएगा ना, तो अभिसरण लेंस के द्वारा उसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कोई भी प्रतिबिंब उसका नहीं बनेगा। फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट पे जब आप क्या रखिएगा, वस्तु को रख दीजिएगा, तो अभिसरण लेंस में कोई भी उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। गैस की श्यानता तापमान बढ़ने पर घटती है, तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है, तापमान से स्वतंत्र होती है, बहुत उच्च दाब के लिए दाब से मुक्त होती है। आंसर हमारा बी होगा, तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि गैस में जब आप तापमान बढ़ाइएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी वो भी बढ़ेगा, जिसके कारण इसका अणु एक दूसरे से दूर जाएगा। इसके कारण ही गैस का श्यानता बढ़ेगा। देखिए कब क्या है, तापमान जब बढ़ाइएगा तो इसका क्या हो जाएगा, गैस का जो श्यानता जो पूछ रहा है आपसे, तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। जब तापमान बढ़ाइएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, अणु जो है एक दूसरे से दूर जाएगा, अणु एक दूसरे से दूर जाएगा, उसके कारण गैस की श्यानता बढ़ेगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी याद रखिएगा। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है, चूना एवं रेत, चूना एवं एल्यूमिनिया, रेत एवं एल्यूमिनिया, चूना एवं लोहा। सबसे ज्यादा पोर्टलैंड में क्या होता है, CaO, ठीक है, 64%। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, चूना एवं रेत, कैल्शियम, ठीक है, और इसके साथ रेत हो जाएगा 64% चूना। उसके बाद आता है सिलिका का स्थान, ठीक है, सेकेंड नंबर पे। थर्ड पे आ जाएगा एल्युमिनियम का, तो आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, निम्नलिखित में रोम के बारे में कौन सही नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोल्टाइल मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। रोम के बारे में पूछ रहा है, मोबाइल में भी होता है और लैपटॉप या कोई भी कंप्यूटर से संबंधित में होता है, ठीक है। तो रोम के बारे में पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ये आंसर है रीड ओनली मेमोरी सही नहीं है, ठीक है, बी आंसर होगा, रीड ओनली मेमोरी इसका सही नहीं है, और सभी सही हैं, ठीक है। एक दूरी d पर रखी हुई दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है। हमसे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पूछ रहा है, ग्रेविटी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। मान के चलिए क्या पूछ रहा है, एक दूरी d पर रखी हुई वस्तु, दो वस्तु,
इधर हम रख लेते हैं M2, इधर रख लेंगे M1। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती है, इधर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, ठीक है, M1 M2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब D है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/d स्क्वायर। ठीक है, इसमें ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, 1/d स्क्वायर, जिसका आएगा वो सही होगा, सी आंसर होगा 1/d स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सबसे पहले तो याद रखिए, ध्वनि के लिए मीडियम का जरूरत होता है। ध्वनि के लिए किसी भी मीडियम, बिना माध्यम का ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकता, माध्यम की जरूरत। और प्रकाश तरंग को माध्यम की जरूरत नहीं होती है, माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब इससे आपको समझ आ जाएगा, इसको माध्यम की जरूरत है तो क्या है, दोनों ध्वनि और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, ये हो नहीं सकता है। दोनों ध्वनि और प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, ये भी नहीं होगा। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ होती हैं लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य होती है, ये भी नहीं होगा। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इसमें मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती हैं, इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम से कम होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम से कम होती है। क्लोरीन में कितना होता है, 7। सोडियम में कितना रहता है, 1। फ्लोरीन में कितना, 7। और ऑक्सीजन में 2। आंसर हमारा सबसे कम पूछ रहा है तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, सोडियम, जिसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल वाले पौधे निम्न समूह के हैं, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। आंसर हमारा ए होगा, आवृत बीजी, जिसका बीज फूल के अंदर होता है, तो आंसर हमारा ए, इसका बीज फूल के अंदर होता है। ठीक है, मुख के लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था। पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था, लुई पास्चर, जोनास साल्क, सर रॉबर्ट पील, रॉबर्ट कोच। आंसर हमारा बी, जोनास साल्क। कब किया था, 1952 में, 1952 ईस्वी में जोनास साल्क ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। लोहा, सल्फर, सिलिकॉन, पोटेशियम, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, प्लूटोनियम, यूरेनियम और नियोन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये आंसर होगा। और इसका क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड का क्या होता है, NH2CHRCOOH, इसका फॉर्मूला है NH2CHRCOOH। ठीक है, आंसर हमारा डी हो जाएगा, फॉर्मूला NH2CHRCOOH। ठीक है, एमिनो एसिड, इसमें 4 प्रमुख तत्व कौन होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो उदासीन है, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो सकारात्मक है, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो नकारात्मक है, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो शून्य है। आंसर हमारा सी होगा, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो नकारात्मक है। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो या तो स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, या
परमाणु के नाभिक से बंधा होगा, नाभिक से बंधा होगा। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? तो जे थॉमसन। कभी भी क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया है। स्वतंत्र होगा या इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होगा या परमाणु के नाभिक से बंधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं को डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। मुड़ने, जंग लगने, संक्षारित होने, विघटित होने। आंसर हमारा रस्टिंग। जंग लगने से बचने के लिए जिंक का परत लोहे पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है। एक अवतल लेंस एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रतिबिंब होता है। एक अवतल लेंस एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रतिबिंब होता है बड़ा, सीधा और वास्तविक, बड़ा, सीधा और आभासी, छोटा, उल्टा और आभासी, छोटा, सीधा और आभासी, छोटा, सीधा और आभासी। अवतल लेंस में छोटा, सीधा और आभासी हो जाएगा और उत्तल लेंस में बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 59 का डी हो जाएगा। यस, 1897 में जे थॉमसन ने किया था। क्या लिख दें वहां पे? चलिए ये भी लिख लीजिए 1897। चलिए ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आंखों के सिकुड़ने पर दूर दृष्टि वाली आंखों से केवल क्या देखा जा सकता है? ठीक है, आंखों के सिकुड़ने पर दूर दृष्टि वाले आंखों से केवल क्या देखा जा सकता है? सुदूर वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। नहीं, सुदूर वस्तुएं जिसे अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। एकदम गलत। निकटस्थ वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। सी आंसर होगा। आंखों के सिकुड़ने पर दूर दृष्टि वाली आंखों से केवल क्या देखा जा सकता है? तो निकट की वस्तुएं देखा जा सकता है उत्तल लेंस द्वारा संशोधित करने से। कौन सा समझाए बाबू? चलिए, एक जीन की संरचना में हुए अचानक बदलाव को प्रदर्शित करने हेतु कौन सा शब्द है? पुनर्संयोजन, उत्परिवर्तन, परिवर्तन और उद्विकास। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, म्यूटेशन। आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, उत्परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भोजन को फाड़ते और काटते समय हम कौन सा दांत उपयोग में लाते हैं? भोजन को काटते और फाड़ते समय, मान के चलिए अगर मांस खा रहे हैं तो फाड़ना पड़ता है या काटना पड़ता है उसे, उसको खाने के लिए कौन सा दांत का उपयोग में लाते हैं? तो कृंतक और मोलर, मोलर और प्रीमोलर, प्रीमोलर और केनाइन, कृंतक और केनाइन। आंसर हमारा कृंतक और केनाइन ये होगा। फाड़ने के लिए हम साइड वाले को लगाते हैं, साइड वाले दांत को लगाते हैं काम पे। चलिए क्या है, इनमें से कौन सा ऑक्सीकृत रक्त नहीं ले जाता? फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय धमनी, महाधमनी, वृक्क धमनी। आंसर हमारा ये होगा, बी होगा। और ये हृदय के बाएं तरफ से, हृदय के बाएं तरफ से, बाएं नहीं, हृदय के दाएं रखिएगा। ठीक है, हृदय के दाएं, हृदय के दाएं तरफ से फेफड़ा को ऑक्सीजन रहित रक्त पहुंचाता है।
देखिए, हृदय के दाएं तरफ से फेफड़ा को ऑक्सीजन रहित रक्त ये पहुंचाता है। इसका काम क्या है? हृदय के दाएं तरफ से फेफड़ा में ऑक्सीजन रहित रक्त को पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए, जीएसएम का पूरा नाम क्या है? जियोग्राफिकल सिस्टम फॉर मोबिलिटी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, ग्रेट सिस्टम फॉर मोबाइल, यार्ड सिस्टम फॉर मोबिलिटी। आंसर हमारा बी होगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, आंसर हमारा बी होगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। शून्य उत्सर्जन वाहन, जीरो एमिशन व्हीकल का मतलब क्या है? वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जन नहीं करता। वह जो पिछली पाइप से, ये तो क्वेश्चन पिछले में भी था शायद। हाँ, तो ये तो आंसर होगा, मान ईवी वाला है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में हमसे एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, ओला का जो स्कूटी है, क्या उससे पॉल्यूशन होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बैटरी चालित है। ठीक है, इलेक्ट्रिक, उसको पहले चार्ज करते, जैसे मोबाइल चलाते हैं तो पोल्यूशन होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बैटरी से चालित है, इसे हम लोग चार्ज करते हैं और फिर यूज करते हैं। वैसे ही ओला का स्कूटी भी चार्ज करते हैं और यूज करते हैं, तो इसमें जीरो एमिशन व्हीकल है। चलिए नेक्स्ट, एक अमीटर में शंट का कार्य होता है, करंट को गुजारना, अमीटर की संवेदनशीलता को बढ़ाना, अमीटर की प्रतिरोध को बढ़ाना, अमीटर की संवेदनशीलता को बढ़ाना, या करंट को गुजारना। आंसर करंट को गुजारना, ये आंसर होगा। प्लस करंट का मापन भी होता है, करंट मापन। ठीक है, तो आंसर हमें करंट को गुजारना 78A। एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? आकाशगंगा में एक सुराख, एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक प्रक्षेप पथ, एक प्रकाश तेग द्वारा उत्पन्न प्लाज्मा का प्रवाह। आंसर हमारा है एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। आंसर हमारा बी हो जाएगा, एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और एक ही सीमा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंग। इंफ्रारेड, आंसर डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको हम लोग देख नहीं सकते, देख नहीं पाते, किंतु इसके गर्मी को, इसके ऊष्मा को महसूस जरूर करते हैं, महसूस करते हैं। तो देख नहीं पाते हैं, किंतु इसके ऊष्मा को हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लोहे पर जंग है एक भौतिक परिवर्तन, वायुमंडलीय गैसों से इसकी सतह का संरक्षण, ऑक्सीकरण की एक प्रक्रिया, अवकरण की एक प्रक्रिया। लोहे पर जंग है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, जंग लगना क्या है लोहे पर? वो ऑक्सीडेशन का एक प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण का एक प्रक्रिया है। चलिए, समताप मंडल में ओजोन सांद्रता ऊंचाई के साथ बढ़ जाती है, मध्य में अधिकतम होती है और दोनों ओर कम हो जाती है। ऊंचाई के साथ कम हो जाती है, समान रूप से मंडल के भीतर वितरित होती है, मध्य में अधिकतम होती है और दोनों ओर कम हो जाती है। बी आंसर होगा। समताप मंडल में ओजोन सांद्रता मध्य में क्या होती है? अधिकतम हो जाती है और दोनों ओर, ठीक है, और दोनों ओर क्या हो जाता है? कम हो जाती है। ठीक है, ऊंचाई के साथ कम हो जाती है, ये तो नहीं होगा। समान रूप से मंडल के भीतर वितरित होती है, तो आंसर बी होगा।
क्या है? माउस होता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, माउस क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहीं से इनपुट देते हैं ना, जैसे कोई भी कंप्यूटर यूज करते हैं हम लोग या लैपटॉप, तो माउस से ही इनपुट देते हैं उसको यूज करने के लिए। कुछ भी आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, ये तो मेमोरी का काम होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्या है? मॉनिटर, वीडीयू, एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, और दोनों इनपुट और आउटपुट। आंसर हमारा क्या होगा? आउटपुट डिवाइस है ये। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, सामने में लगा होता है। जो भी हम माउस से करते हैं वो सामने में हमें दिखाई देता है। टीवी, टीवी को समझ लीजिए, वो भी एक क्या होता है? आउटपुट डिवाइस ही होता है। ठीक है, 98 ए, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। चलिए, यहां पे आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। बिहार पुलिस के जो क्वेश्चन सेट आपके 6 नंबर सेट है, और इसमें मैथ्स और क्वेश्चंस, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये सवाल है आपका 9 नंबर। तो 9 नंबर उम्मीद करते हैं आप लोग से बन गया होगा मेरे भाई, है ना। 9 नंबर आपसे बन गया होगा। बेहतरीन सवाल है, क्या बन पाया आप लोगों से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मेरे दोस्त, क्या आंसर आ रहा है इसका बताइएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 @ 5 = 21। इसी तरीके से यहाँ दिया हुआ = 26, और यहाँ पे निकालना है इसका मतलब ये 3 7 @ 9। इसका क्या होगा? एक बात बता रहे, इस रिलेशन को देखना मेरे भाई। यहाँ पे अगर ये इसको गुणा कर दिया तो 8 दूनी 16 आया, और इसकी जगह पर अगर 5 लिख दिया तो देखिए 21 आ गया। यहां से भी अगर गुणा करते हैं तो 6 × 24, और यहाँ पे +2 करेंगे तो ये आपका 26 आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 26 आएगा। इस बात को देखना कि यहाँ पे अगर 26 आया मेरे भाई, तो इसी तरीके से यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये 7 × 21 आएगा, और इसकी जगह पर प्लस करेंगे तो ये 9 आया। तो आंसर आ गया कितना? 30 इज द राइट आंसर। मतलब इसके है, इसके जगह पर गुना का सिंबल और इसके जगह पर प्लस का सिंबल करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अनुक्रम का चयन कीजिए, उस अनुक्रम का चयन कीजिए मेरे भाई जो निम्नलिखित शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। चीजों को समझिएगा, एक बात समझिए। यहाँ पे आपके 5 वर्ड दिए हुए हैं, है ना, 5 वर्ड आपके दिए हुए हैं, है ना, 5 वर्ड दिए हुए। इसी वर्ड को आपको सुव्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखिए व्यवस्थित कैसे होगा। जैसे पहले व्यक्ति होगा, व्यक्ति से क्या बना? व्यक्ति से आपके परिवार बनेंगे, है ना। एक घर में मतलब पहले व्यक्ति 2-3 व्यक्ति मिल गया तो एक परिवार बन गया। अब परिवार से जब क्या बनेगा? एक समुदाय। परिवार धीरे धीरे बड़ा होगा तो एक समुदाय बनेगा, और एक समुदाय बनेगा तो धीरे धीरे समुदाय अगर बड़ा होगा तो वो देश बनेगा, और तब देश बनेगा तो देश से एक देश टुकड़े होकर दो देश, 3 देश बनकर ये फिर विश्व बनेगा। मतलब आपका ये कंडीशन हो गया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 3 होगा, 3 के बाद 1 होगा, समुदाय आपका 4 होगा, उसके बाद 4 के बाद 5 होगा, और उसके बाद 2 होगा। 3 1 4 5 2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। तो इस चीजों को आप समझ पाए। बेनाना की अगर बात करें तो यहाँ पे देखने की बेनाना को के अक्षरों को ऐसे कितने तरीके से सजाया जा सकता है जिसमें 2 एन पास पास ना हो। तो पहले कुल शब्द कितने होंगे इस चीज को देखते हैं। कुल शब्द कितने होंगे, तो पहले बनाना में कुल शब्द कितने हुए इसको देखते हैं। तो कुल शब्द देखते हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 शब्द है। मतलब फैक्टोरियल आपके 6 होंगे। इसके बाद देखते हैं ए 3 बार ए है तो बटा 3, फैक्टोरियल 3 कर देंगे, इनटू 2 कितना बार है? 2 बार है तो फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको सॉल्यूशंस करेंगे मेरे भाई। तो फैक्टोरियल वो 6 को हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5
इंटू 6, ठीक है। अब बटा में यहां पे लिखेंगे 1 2 3 और ये 1 इंटू। अब इसको जब सॉल्यूशन करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3 खत्म हो गया, 2 से ये खत्म हो गया आपके 2, है ना। तो ये आपका टोटल कितना बार बनेंगे, वो 60 बार बनेंगे। कितने बार बनेंगे, 60 बार बनेंगे। हाँ, रीजनिंग भी रहता है चंदा कुमारी, रीजनिंग भी कुछ 2-4 सवाल रहते हैं, ठीक है। रीजनिंग भी रहते हैं, मैथ और रीजनिंग मिलाकर आपको 10-12 सवाल रहते हैं, ठीक है। 12-13 सवाल रहते हैं। अब यहाँ पे ये आ गया, मतलब हम बनाना से कुल शब्द कितने शब्द बना सकते हैं, 60। लेकिन एक बात समझिए, मतलब यहां पे हम फिर देखते हैं कि n एक साथ n एक साथ होने पर अगर बात करें, पहले यहां पे बोला कि n एक दो पास पास ना हो, एक साथ ना हो, लेकिन हम n एक साथ निकालते हैं तो टोटल यहां पे b a a a n n एक साथ n n को एक साथ कर दिए, n n को एक साथ कर दिए, तो यहां से n n को एक साथ कर दिए। अब देखिए n n को एक साथ कर दिए, मतलब ये एक साथ एक बार एक ही टर्म होगा, तो 1 2 3 4 5, मतलब n को एक साथ कर दिए, तो चाहे n इधर लिखा है चाहे n उधर लिखा है तो एक ही n का जिक्र होगा, ठीक है। यहाँ अलग शब्द तो है नहीं, तो ये आपका टोटल 5 है। और यहाँ पे एक साथ n अगर होगा तो एक को देखिए 3, यहाँ 1 2 3, n कितना बार, a कितना बार है, 3 बार। यहाँ पे फिक्स कर दिया कि n एक साथ होगा, तो a यहाँ पे देखा गया 3 एक बार, 3 एक साथ है, तो फैक्टोरियल 3 कर देंगे। तो यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ से देखने को मिलेगा कि फैक्टोरियल, अगर हम यहाँ से फैक्टोरियल लिखते हैं 2 3 4 5 और बटा 2 3, तो 2 3 से ये कट गया और ये 5 चौक 20 आ गया। तो यहां से एक साथ अगर बात करें, थैंक यू मेरे भाई, धन्यवाद, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए, ठीक है, एक बात समझिएगा कि यहाँ पे कुल शब्द देखें कि बनाना को कुल शब्द आपके 60 बार कुल शब्द कुल तरीके से 60 बार लिखा जा सकता है। अब यहाँ बोले कि n को एक साथ होने पर, n को एक साथ होने पर कितनी संख्या बनेंगे, तो n को एक साथ कर लिए तो मतलब ये टोटल एक साथ कर दी, तो यहाँ पे मिलाकर एक ही संख्या होगा। तो यहाँ पे टोटल संख्या 1 2 3 4, टोटल ये एक साथ है, दो पांचवा हो जाएगा। ये n इधर लिखे या तो n इधर लिखे, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पे टोटल टर्म की अगर बात करें तो टोटल 5 टर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे ए 3 एक साथ है, तो इसको एक साथ अगर है तो उसको फैक्टोरियल 3 कर देते हैं। अगर ये 4 को 2 गो रहता फैक्टोरियल ए तो 2 फैक्टोरियल 2 रहता, अगर ए 4 गो रहता तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करते। तो यहाँ से देखने को मिला कि 20, लेकिन अब बोला गया है कि जिनमें 2 पास पास ना हो, अगर पास पास n ना हो तो टोटल संख्या आपका 60 बन सकता है। और एक साथ अगर रहने पर n को एक साथ होने पर कितनी संख्या बन सकता है, 20। अगर इस एक साथ होने वाले को घटा देते तो ये 40 होगा, और 40 एक ऐसी संख्या होगा जो n एक साथ नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। मतलब आंसर इसका आ गया कितना, 40 इज द राइट आंसर, 40 इसका सही आंसर हो गया, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे हम कुल शब्द को निकाल दिए। कुल शब्द निकालने के बाद हम यहाँ पे n एक साथ बैठाएं तो n एक साथ बैठाएं तो 20 टर्म होगा, एक साथ बैठाए तो 20 टर्म हुआ। हमको एक साथ नहीं बैठाना है तो टोटल संख्या में एक साथ वाले को घटा दिए तो जो बचेगा 40 आप कहेंगे एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका 22वां नंबर रीजनिंग है, कह रहा है कि ये 45, तो 45 कैसे हुआ, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 का स्क्वायर, और ये दोनों को जोड़ देंगे, है ना। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और यहाँ पे ये आ गया 36, तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना है, 45 होगा कि नहीं मेरे भाई, 45 आएगा। इसका भी स्क्वायर करने पर, इसका भी स्क्वायर करने पर अगर जोड़ेंगे तो ये 65 आएगा, तो इसका भी स्क्वायर करने पर, इसका भी स्क्वायर करने पर तो ये आपका 36 आएगा, और प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे 169, इसी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 200 कितना, 5। 200 कितना आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। इधर राइट आंसर, इसका सही आंसर है, ठीक है।
ये आएगा 205, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया? बी। ठीक है मेरे भाई, इसका बोला है पाइथागोरस थ्योरम। 8p ये दिया हुआ पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होनी चाहिए मेरे भाई। तो पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। तो ये 8p 17 है, तो ये आपका 8 12 17 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहां से p का मान आ गया कितना? सॉरी 15, 15 होगा, सॉरी 15 होगा। तो ये आपका p का मान 15 आ गया। ठीक है, तो ये एक याद रखिएगा 3 4 5। ठीक है, एक याद रखिएगा 6 8 10, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक 7 8 15 याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखना मेरे भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 15 17 38 64, हाँ ठीक, हाँ, नहीं होगा ये। ठीक है, तो 7 24 25 रख सकते हैं। तो इतने ट्रिपलेट को, थोड़ा सा ट्रिपलेट को आपको याद रहना चाहिए, है ना। क्वेश्चन बनाने से पहले जब एग्जाम में जाए तो ट्रिपलेट कुछ याद रखेंगे तो ये अच्छा होगा। ठीक है, आपके पेपर के लिए। यहाँ पे अंकित मान और स्थानीय मान का योग निकालना है। तो यहाँ पे 3 7 2 8 4 5 6, इसका अगर अंकित मान निकालना है, अंकित मान निकालना है तो ये आपका हो गया, अंकित मान आपका 7 हो गया। लेकिन इसी का स्थानीय मान निकालना है, तो स्थानीय मान निकालना है तो 7 हो गया, कितना 0 2 2 4 5, मतलब इस पे आपका कितना 0 होना चाहिए? 3 2 5 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 7 0 0 0 0, है ना। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए इज द राइट आंसर, ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए बेहतरीन सवाल है, कह रहा कि 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के सिर से, देखो समझो मेरे भाई, ये आपका जमीन है, ये आपका जमीन है। कह रहा कि 8 मीटर ऊंचे, है ना, 8 मीटर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म है। कितना मीटर? 8 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म है, मतलब ये प्लेटफॉर्म इस तरीके से होगा, यहां तक मान लेते हैं इस तरीके से 8 मीटर प्लेटफॉर्म होगा। और यहां से एक, यहां पे इसी कोना पर आपका एक दिया हुआ है कि एक टावर है ना। प्लेटफॉर्म 8 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म को एक यूनियन कोण देखा गया, इसके शीर्ष का यूनियन कोण देखा गया, तो शीर्ष का यूनियन कोण देखा गया कितना? 30 डिग्री। 8 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म को, तो ये वाला जो आपका है, ये दोनों आपका क्या होंगे? पैरेलल होंगे और बराबर होंगे। ये आपका, ये दोनों बराबर होंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि प्लेटफॉर्म से टावर के बीच की जो दूरी है, ये आपका 40√3 है, ये भी आपका 40 क्योंकि दोनों आपका बराबर है। तो ये शीर्ष से 8 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म से इसके इस कोना को देखा गया, तो ये आपका लंब हो गया, ये 30 हुआ। तो जब ये 30 होता है मेरे भाई, तो ये 30 एंगल होगा, तो इसका रेशियो होगा, इसका रेशियो होगा 1 और इसका रेशियो होगा √3। ठीक है, अब यहाँ पे देखना मेरे भाई, ये 30 होगा तो 1:√3, अगर ये 60 होगा तो √3 1 होगा। तो इतना यूनिट बराबर दिया हुआ है, 40√3 इसके मान के बराबर है, √3 के मान के बराबर है। निकालना आपको क्या? 1 का वैल्यू निकालना है। 1 की वैल्यू कहने का मतलब इसकी लेंथ निकालना है। 1 यूनिट टोटल आपका यहाँ से यहाँ का वैल्यू है, तो ये आ गया 40। तो ये टोटल आ गया 40, लेकिन हमको ऊंचाई चाहिए टोटल, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो टोटल हो जाएगा कितना? 48 इज द राइट आंसर, 48 इसका सही आंसर होगा। नहीं सिंगेश्वर 40 नहीं होंगे, 48 होंगे। ठीक है, ठीक है, 48 होगा मेरे भाई। ठीक है, चिंता मत करो, एकदम पढ़ाई करो, क्योंकि 1,22,000 वैकेंसी आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, याद रखना, फिर से आ रहा है वैकेंसी, 1,00,000 वैकेंसी आ रहा है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे देखिए ये 30 है, तो ये आया 30 है। देखो एक चीज यहाँ ध्यान रखना, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना मेरे भाई, एक चीज रेशियो याद रखना कि ये अगर 30 होगा तो ये 1:√3 हो जाएगा। ठीक है, 1:√3, तो ये आपका 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ये 60 होगा तो ये आपका √3 और ये 1 और ये 2 हो जाएगा। अगर ये आपका 45 होगा, अगर ये आपका 45 होगा, अगर ये आपका 45 होगा मेरे भाई, ये 1 रेशियो, ये 1 रेशियो और ये √3 होगा।
ठीक है, इतना चीजों को आप अगर याद रखेंगे तो इतना ऐसे ही आपके पेपर में सवाल आएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। चलिए, यहां पे दिया है कि 12 सेंटीमीटर एक आयत है, ये आपके 12 और 8 सेंटीमीटर है। इस भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया, तो एक इसी से इसकी भुजा से एक समचतुर्भुज बनाया गया। तो समचतुर्भुज बनाया गया, तो समचतुर्भुज आपके इस तरीके से होते हैं, आप जानते हैं ये चारों भुजा क्या होते हैं, समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। चारों भुजा बराबर होते हैं, मतलब ए ए ए ए, चारों भुजा आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो चारों भुजा अगर बराबर होता है मेरे भाई, किसका, समचतुर्भुज का, ये क्या है, समचतुर्भुज है, रोम्बस है ना। समचतुर्भुज के चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसके आमने सामने वाली भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसकी, ये आयत की, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, और ये समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बोला गया है, जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी, मतलब इसकी परिधि इसके परिधि के बराबर। परिधि का मतलब होता है परिमाप। परिमाप, इसका आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई मतलब 20, और इसका परिमाप होता है, चारों भुजा बराबर है तो मतलब 4a। तो यहां से अगर देखें तो ये कट गया, a बराबर आ गया कितना, 10। a बराबर जब 10 आया मेरे भाई, a बराबर जब 10 आ गया मेरे भाई, अब एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना, इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना। कह रहा कि इसमें एक कोण 120 डिग्री है, तो ये अगर 120 डिग्री होगा तो ये आपका कितना होगा, 60। क्यों होगा, क्यों होगा मेरे भाई, यहां से एक बात समझिए क्यों होता है, इस बात को ध्यान रखना। दो समांतर भुजा, दो समांतर लाइन है, अगर कोई इसको तिर्यक रेखा कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब समझे, एकांतर अंतर कोण की अगर, मतलब ये संगत कोण की अगर बात करें तो ये आपका 180 डिग्री होंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये अगर 120 होगा तो ये 60 होगा। तो यहां से इस ऊंचाई को अगर निकाल लेते हैं, भुजा तो आपको पता चल गया कि ये भुजा 10 है, ये 60 है। जब ये 60 होगा मेरे भाई, जब ये 60 होगा ये, तो यहां से हम साइन 60 है, ये h, ठीक है, तो यहां से हम साइन 60 की अगर बात करें तो साइन सेट परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 10। तो साइन 60 का मान की अगर बात करें तो ये आता है √3/2 h/10। तो ये कट जाएगा आपका कितना, 5 बार, h बराबर आ गया कितना, 5√3। h बराबर 5√3 आ गया। तो समचतुर्भुज की अगर बात करें, समचतुर्भुज की अगर बात करें तो समचतुर्भुज की अगर एरिया की बात करें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का अगर यहाँ बेस दिया हुआ है, बेस कितना है 10, हाइट पता चल गया इतना, तो इसका होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका कितना हो गया 10, और हाइट कितना हो गया मेरे भाई, हाइट निकल कर आया 5√3। तो ये आंसर हो गया कितना, 50√3 इज द राइट आंसर। 50√3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग से बना भी होगा, या हो सकता है कि आप लोग से नहीं बना होगा, तो इस चीज को आप देखना। ठीक है, हो सकता है कि मे भी आप लोग से नहीं बना होगा। ठीक है, हाँ, डी नहीं होगा, सिंगेश्वर डी नहीं होगा, ये आपका होगा ए, क्योंकि 10 × 50। देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक और क्षेत्रफल होता है याद रखना, इसका होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये भी क्षेत्रफल होता है। अगर बेस दिया हो और हाइट दिया हो, बेस दिया हो और हाइट दिया हो, तो बेस इंटू हाइट भी होता है एरिया। ठीक है, ये दोनों कह रहा है कि आयत, फिर से समझिएगा, आयत का और समचतुर्भुज का जो परिधि है दोनों बराबर है, तो इससे यहां से क्या निकाल लिए, ए निकाल लिए। ए जब निकाल लिए तो यहां कह रहा है कि इसका एक एंगल 120 डिग्री है। जब ये 120 डिग्री होगा तो इसके एक ही लाइन पर जो दूसरा एंगल जो होगा वो 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलकर होना चाहिए 180 डिग्री। जब ये 120 होगा तो ये 60 होगा। तो यहां से आपका भुजा पता है, भुजा 10 10 10 10 है। तो हाइट अगर पता चल पाएंगे तो ये आपका हाइट अगर सीधा इसको खींच दिए तो यहां से 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय ये होता है हाइपोटेनियस। तो एक एरिया आपका ये भी होता है, एक एरिया अगर बेस और हाइट दिया है तो ये भी एरिया होगा। तो आंसर हो जाएगा 50√3 इज द राइट आंसर। चार संख्याओं का ऐसी है, उनकी समग्र औसत दिया हुआ 23, मतलब a + b + c
प्लस डी। अगर यहाँ पे औसत दिया हुआ है 23, अगर इसको संख्या से गुना कर देंगे तो कितना संख्या, 1 2 3 4 संख्या, इसको 4 से गुना कर देंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ये 92 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ गया मेरे भाई, 92 आ गया ये। अब इसमें कह रहा है कि ए और बी का औसत, ए और बी का औसत बोला गया है कितना, ये दिया है ए प्लस बी का औसत की अगर बात किया, ये दो संख्या इसको गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 29, ठीक है 39, तो ये 39 आ जाएगा। तो यहां से C प्लस डी का मान कितना आएगा, ये उधर जाके घट जाएगा, यहां से C प्लस डी का मान की अगर बात करें तो 12 में से 9 गया ये 3, यहां पे 8 में से 3 गया 5, ये आ गया। और इसको जहां पे एवरेज चाहिए तो इसका एवरेज की अगर बात करें तो यहां एवरेज की अगर बात करें तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये सी और डी का एवरेज हो गया, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां से ये कट कर आएगा मेरे भाई 26.5 इज द राइट आंसर, 26 इज द राइट, ये आ जाएगा ए इसका सही आंसर आएगा। तो सिंगेश्वर का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, सिंगेश्वर का आंसर आ गया, इज द राइट आंसर। ये जो दिया है सिंबल क्या होता है, सी और डी का एवरेज की बात किया गया, ये एवरेज की बात किया गया है, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब कह रहा है यहाँ पे 2 प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर इतना और इतना है, किस अनुपात में मिश्रित किया जाए, ये एलिगेशन लगा दीजिए। 7.2 पहला प्रकार का है, दूसरा प्रकार का कितना है, .4 ये दिया हुआ है। अरे कह रहा है कि इसको किस अनुपात से मिला है, किस अनुपात से मिला है मेरे भाई, किस अनुपात से इसको मिक्सिंग कर दें, तो मिक्सिंग कर दें तो जो इसको मुझे इसको इतना की दर से बेचने पर, मतलब 6.30 पर बेचने पर 5% का लाभ होता है, मतलब 105 बटा कितना, ये आ जाएगा इतना, ठीक है। अब ध्यान, 0 से 0 कट गया, पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे 10 आएगा, ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे यहां 10 आएगा, तो इसको काट दीजिए, छोड़ दीजिए मत काटिए, रहने देते हैं, ठीक है। 105 को इतना से गुना कर देंगे तो ये आ गया 5 तिया 15 और 3 इकाई 3, ये आ जाएगा, और 6 पंचे 30 और ये आ गया कितना, 5 1 3 3 6 और ये 6, तो यहां पे अगर 10 से डिवाइड करते तो ये आ जाता है, एक मिनट गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। ये जो बेच रहा है ये आपका विक्रय मूल्य हुआ, ये आपका एसपी हुआ, 5% लाभ पर अगर सीपी 100 होगा तो 5% का लाभ हुआ तो एसपी हो जाएगा कितना, 105। तो 105 से इसको डिवाइड करेंगे और निकालेंगे कितना, 0, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 0 आएगा, 0 से 0 कट गया, और 0 से 0 जब कट गया तो यहां से एक बात समझिएगा, 1 मिनट, 0 से 0 नहीं काटते, आसान हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 20 पंचे और ये आ गया 21 पंचे, 21 से काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3, तो यहां से आ गया 0 से 0, 3 दूनी 6, मतलब ये दोनों का जो मूल्य होगा ये 6 रुपया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ एसपी दिया था ये सीपी है, ये सीपी है, तो इसको भी सीपी लाना पड़ेगा, तो सीपी हमने क्या किया, ले आए, ठीक है। तो यहां से देखने को मिला, इधर से अंतर आएगा तो ये आपका आ जाएगा 1.2, कोई दिक्कत है मेरे भाई बताना, ये 1.2 आएगा, सॉरी 6 आएगा, ये 1.6 आएगा, क्लियर है। इसमें जोड़ेंगे 6 आना चाहिए, दोनों का अंतर, ये दोनों का कितना अंतर आएगा, 1.2 आएगा, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 चौक 16 और ये 4 तिया, यही अनुपात 4:3 के अनुपात में इसको क्या किया है, मिलाया गया है, 4:3 के अनुपात में इसको क्या किया है, मिलाया गया है। बहुत बेहतरीन आंसर आ रहा है सभी लोग का। अगला देखिएगा, यहाँ पे बोला गया कि ए बी और सी एक साथ एक कार्य को, ए बी सी एक साथ एक कार्य को 45 दिन में करता है, ठीक है, और यदि ये ए और बी 54 दिन में करता है और बी और सी उन्हीं कार्य को पूरा करने में 90 दिन लगते हैं। यदि केवल बी और सी केवल करते हैं
तो उन्हें कार्य को पूरा करने में 90 दिन लगते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखो 90, 54 और 45 का जो एलसीएम आएगा वो आपका आ जाएगा कितना, 90, 54 दिन लगते हैं यदि केवल बी और सी कार्य को इतना में 90 दिन, तो ठीक है आराम से यहाँ आ जाएगा। तो 90 दिन यहाँ पे एलसीएम 45, 54, 90, तो ये 90 आया तो 45 यहाँ पे इंक्लूड हो गया, तो 90, 18, 25, 90, 18 तिया 54, 18, 25, ये आपका 3 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 200 कितना। तो यहां से अगर हम काटने की कोशिश करें, तो यहां से अगर हम काटने की कोशिश करें तो 3 दूनी 6 आपका ये आ जाएगा, ठीक है, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, ठीक है। इसका एक दिन का कार्य यूनिट आ जाएगा इतना। 54 से इसको काटते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा, और इसको काटते हैं तो ये आपका 3 से कट जाएगा, ठीक है। मतलब एक दिन की यूनिट ये सब सारे आ गए। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या निकालना है, यहाँ कह रहे कि यदि बी ने अकेले कार्य को किया होता तो उस कार्य को करने में कितने दिन लगते हैं, इसके बारे में पूछा गया। तो बी, टाइम ऑफ बी के अगर बारे में पूछा गया तो ये 270, तो बी का एक दिन का काम आपको चाहिए, तो एक दिन की काम कैसे निकलेगा इस बात को ध्यान रखना। इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे देखिए एक बात देखिए, यहाँ पे ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी एक दिन में 5 काम, और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम 6, तो टोटल ये 6, और ए बी कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 है, तो सी का मान इसमें आ जाएगा कितना, 1। अरे भाई ए प्लस बी प्लस सी 6 काम कर रहा है एक दिन में, और ए बी कर रहा है 5 दिन में, तो जो एक एक्स्ट्रा कर रहा है वो कौन कर रहा होगा, सी कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सी कर रहा है, ये सी कितना कर रहा है, 1। अगर सी 1 कर रहा है, सी अगर 1 कर रहा है तो बी कितना करेगा, 2 करेगा, ठीक है, यही निकालना है। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि बी की क्षमता जो है एक दिन की 2 यूनिट है, तो इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 इकाई 2 और ये 35, तो आंसर आ गया कितना, 135 दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, आंसर एकदम सिंगेश्वर का ही आंसर आ रहा है, कंटिन्यूटी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो एक बात समझिएगा कि 2500 रुपया का बहुत बेहतरीन सवाल आप लोग को दे रहा है मेरे भाई, इस टेस्ट में ध्यान रखना बहुत, क्योंकि लेवल आपको बढ़ा के देगा तभी जाके आप एग्जाम में ये कर सकते हैं। अभी टीआरई का एग्जाम हुआ, उसमें लेवल को बढ़ा के हम लोग टेस्ट डेली लेते थे, लेकिन उससे कम लेवल का तो सभी लोग एकदम तोड़ के आया, फोड़ के आया। देखो 2500 रुपया का 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा, तो एक साल में 4.5%, तो 2 साल में कितना मेरे भाई, तो 9%, 9% कट गया, तो यहां से आ जाएगा आपका कितना, 225, इसका आपका 225 आ जाएगा कितना, ये ब्याज आ जाएगा, ठीक है, 225 इसका ब्याज आ जाएगा। तो इतना ही आंसर आपके हैं, है ना, 135, ठीक है, आकांक्षा कुशवाहा, ठीक है। तो यहाँ पे इतने ही सवाल थे, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपके टेस्ट पेपर में दिए जाते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपर लेवल तक किया जाता है, कि आप अपर लेवल को अगर समझ पाए तो इससे छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चंस आप बना पाएंगे आराम से, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके 10 से 12 सवाल रहते हैं, तो आप 10 से 12 सवाल अगर इसको अगर आप बना पाए तो आपके पेपर के लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। पेपर में आप मैथ्स का, अगर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ये आप मैथ्स और रीजनिंग जो 10-12 होते हैं वो स्कोरिंग होता है, अगर ये नहीं बना पाए तो आपको दिक्कतें आएगी। ये सब क्वेश्चंस आपको मैथ्स और रीजनिंग को इतना प्रैक्टिस करना हो कि 10-12 सवाल आप बना लेंगे, उधर से 10-12 सवाल, उधर से हिंदी और हिंदी से, ठीक है। तो यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गए, तो थैंक यू मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं वो सारे डिस्कशन हो गए होंगे। चलिए, मैथ के इतने क्वेश्चन थे और रीजनिंग भी कुछ क्वेश्चन एंट्री हुए, थोड़ा सा सवाल लेवल बहुत बढ़िया बढ़िया, इसका भी लेवल है ना। इस चीज का एक्स्ट्रा हम बता दें कि अगर ये 30%, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 रेशियो क्या लिखेंगे, तो ये चीज भी आप देख लेंगे, ठीक है, इस चीज को भी आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।